आपको थ्री इडियट का वो सीन याद तो होगा। अरे हंसेंगे लोग। कुछ ऐसी ही सिचुएशन नीट ड्रॉपर की होती है। Because I also a dropper student in 2022 and I cleared the NEET exam in the same year and currently as a second year MBBS student। नीट ड्रॉपर होना कोई क्राइम तो नहीं, लेकिन उस ड्रॉप ईयर को यूटिलाइज नहीं करना ये ज़रूर क्राइम है। याद करिए नीट 24 में जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आपने अपने आप से और अपने पेरेंट्स से क्या कहा था? क्या आपने ये नहीं कहा था कि इस बार तो सिलेक्शन ज़रूर होगा? लेकिन क्या आप उस कमिटमेंट को लेकर सही में चिंतित हो? क्या आप उस कमिटमेंट पर खरा उतर रहे हो? क्या आपकी उस अकॉर्डिंग स्टडी हो रही है? इफ़ यस देन वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन व्हाट अबाउट योर प्रॉमिस विच यू हैव डन विथ योर सेल्फ एंड विथ योर पेरेंट्स। आपने वो कहावत तो सुनी होंगी कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। मीन्स इफ़ यू हैव डन एनी मिस्टेक बट यू रियलाइज दैट मिस्टेक, then you are supposed to like that you haven't done any mistake. If we consider the NEET exam in May 25, then still you have 6 months to prepare the NEET exam and that are sufficient to। रिपीटर्स के लिए 6 महीने बहुत होते हैं, इन 6 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। So in this video, I will explain in detail that how you can utilize these 6 months effectively for your selection। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। To make best use of the time, one has to schedule it। जब तक आप स्टडी का शेड्यूल नहीं बना लेते तब तक आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। मे बी आप बिना शेड्यूल के 1 to 2 months पढ़ाई कर पाए, लेकिन उस टाइम का आपको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यूर शेड्यूल। आपके पास टोटल 6 months है, आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 4 months एंड 2 months। अगर अभी तक आपने बहुत कम पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपने इन 4 महीनों में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है और ये 2 महीने आपने प्योरली आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए यूटिलाइज करना है। अगर आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है, बिकॉज नीट 24 रिजल्ट को ऑलरेडी 4.5 months हो चुके हैं, तो आप इन 6 महीनों को 3-3 महीनों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 महीने आपके रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीशन के लिए और 3 महीने आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करेंगे कि सर सिर्फ 4 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? देखिए, आपको इन 4 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा और किसी और का सिलेक्शन होगा। आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, यानी आपने लास्ट ईयर आपका 100% नहीं दिया है, तो इस साल आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन अब आपको सिलेक्शन के लिए 100% देना ही होगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता है, बल्कि आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि दूसरों के कंपेयर में आपकी कितनी रैंक आई है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो शेड्यूल के अंदर आपने तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर बैलेंस टाइम टेबल बनाना है। किसी एक सब्जेक्ट को निगलेक्ट करके आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। 90% स्टूडेंट में देखा गया है कि वो सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही मैक्सिमम पढ़ते हैं। सपोज़ अगर आपको बायो और केमिस्ट्री में आउट ऑफ मार्क आ भी जाते हैं, यानी आपको बायो में 360 और केमिस्ट्री में 180 मार्क्स आ भी जाते हैं, तो टोटल कितना हुआ? 540। क्या 540 पे आपका सिलेक्शन होगा? MBBS में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ BAMS में ज़रूर हो सकता है। तो फिर अब आप डिसाइड करिए कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, MBBS में या BAMS में। ये भगवान क्या जुल्म है। अब हम सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान की बात करते हैं। आपने शेड्यूल तो बना लिया, लेकिन आपको सब्जेक्ट को कैसा कवर करना है जिससे कि आपका रेगुलर आउटपुट बढ़ता ही जाए, इसके बारे में हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि इसका 50% वेटेज होता है पूरे नीट एग्ज़ाम में। बायो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। बायो को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। बायो में मैक्सिमम टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से डायरेक्ट NCERT की लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन साथ ही में 5% कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको टीचर्स के जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं ना, वो पढ़ने हैं।
अब ये कौन से 5% टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं, ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर नीट का है वो देखेंगे तो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किन टॉपिक से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ें हम आज के इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएंगी। बायो को पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी की लाइन को ही क्वेश्चन के फॉर्म में बना लो। मीन्स हर लाइन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इंडोक्राइन चैप्टर में हाइपरथायराइडिज्म के आपको कुछ फीचर्स दिए हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर बढ़ता है और वेट लॉस होता है। अब आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन तो रहेगा कि बीएमआर डिक्रीज होता है और बॉडी वेट डिक्रीज होता है। दूसरा ऑप्शन आपको रहेगा कि बीएमआर इंक्रीज होता है और बॉडी वेट भी इंक्रीज होता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बीएमआर इंक्रीज होता है लेकिन बॉडी वेट डिक्रीज होता है। और चौथा ऑप्शन आपको होगा कि बीएमआर डिक्रीज होता है और बॉडी वेट इंक्रीज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो इस टाइप में आपको बायो की स्टडी करनी है। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं कैसे बायो को स्टडी करता था। बायो में आप एक काम और कर सकते हैं कि जो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, तो उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उसको उसी पैराग्राफ के साइड में लिख दीजिए, और अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ वो पॉइंट देखना है, ना कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम हर चैप्टर में बच जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 सब टॉपिक होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों को पढ़ने का 3 अलग अलग तरीके हैं। अगर आप चाहते हो कि इन तीनों सब टॉपिक को कैसा इफेक्टिवली पढ़ा जाए तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज ओवरव्यू में आप समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, ये सारे जो बेसिक टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये सब आपके क्लियर होना चाहिए। जब तक कि आपके बेसिक टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको आने वाला सिलेबस ऑब्वियसली हार्ड लगने ही वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले उसका जो बेसिक है उसको क्लियर किया जाए। ये बेसिक के साथ आपको रिएजेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किसी रिएक्शन में सिर्फ H2 ऐड करे तो क्या होगा, या किसी रिएक्शन में निकल के साथ H2 ऐड करे तो क्या होगा, किसी रिएक्शन में O3 ऐड करे तो क्या होगा। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये रिएजेंट क्या करने वाला है रिएक्शन में, तो तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है, कंसेप्ट, फार्मूला एंड क्वेश्चन। फार्मूलाज तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फार्मूला याद रखना है। फिजिक्स की बात करें, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की गाड़ी रुक जाती है, फिजिक्स में भी आपको यही 3 चीज़ों पर फोकस करना है कि उसका कंसेप्ट, फार्मूलाज और कैलकुलेशन। यहाँ मैं कैलकुलेशन लिखा हूँ, ना कि क्वेश्चन। जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री में देखा था ना कि कंसेप्ट, फार्मूला एंड क्वेश्चन, फिजिक्स में केमिस्ट्री से ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, उससे ज़्यादा लेंदी और हार्ड कैलकुलेशन होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट पता है लेकिन फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है, फार्मूला भी पता है, बट आपको कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला पता है, कैलकुलेशन भी आपका अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जब तक आपको ये पता नहीं होता तो आपका फार्मूला और कैलकुलेशन कोई काम का नहीं। इसीलिए ये तीनों कंसेप्ट, फार्मूला और कैलकुलेशन तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपको तीनों पर ग्रिप होनी चाहिए। आपने शेड्यूल बना लिया, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया। ये तो बात हुई उन फर्स्ट 4 महीनों की। अब बारी आती है उन सब्जेक्ट को पॉलिश करने की, और ये पॉलिशिंग हम अगले 2 महीने में करने वाले हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट वन है रिवीजन और सेकंड जो है वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस।
आप में से कई स्टूडेंट तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन रिवीजन बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा। और याद रखिए, रैंक उनका ही आने वाला है जो बार बार रिवीजन और मॉक टेस्ट देने वाले हैं। रिवीजन और मॉक टेस्ट ये आपको पैरेलल में करना है। लास्ट 2 महीनों में बस ये 2 चीजें ही आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन की बात करें तो आपको लास्ट सेकंड मंथ यानी 5th मंथ में 1:2:2 के रेशियो में रिवीजन करना है। यानी आप 1 टाइम बायो का रिवीजन कर रहे हैं तो उसके बाद आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के 2-2 रिवीजन होना चाहिए। अब आपको ये बोरिंग लग सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2-2 रिवीजन कैसे हो सकते हैं। अगर आपको 650 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको ये करना ही होगा, और अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बायो की रिवीजन की बात करें तो बायो में आपने एनसीईआरटी बार बार अच्छे से पढ़नी है, और बायो में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी लास्ट जो 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं नीट के, वही आपको सॉल्व करना है 2017 से लेकर 24 तक। बायो के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। केमिस्ट्री में आपको 50% टाइम में नोट्स रिवाइज करना है और 50% टाइम में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो या फिजिकल केमिस्ट्री के हो। फिजिक्स में आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन 30:70 के रेशियो में होना चाहिए। यानी आप अपना 30% टाइम नोट्स रिवीजन में लगा देंगे और जो बचा हुआ 70% टाइम है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स के अंदर, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ते जाएंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन आप कोचिंग के मॉड्यूल से भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे वैसे ही साथ में आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है या कौन सा टॉपिक आपका अच्छा हो चुका है, ताकि आप उस हिसाब से बैलेंस कर पाए। यही था वो मास्टर प्लान जिसमें मैंने आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताई है। श्योरली अगर आप ये 6 मंथ फॉलो करेंगे तो आपका नाम भी ज़रूर टॉपर की लिस्ट में आने ही वाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको नीट डिलाइट पर मिलता रहेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द।